हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स और पैशन, जहां हम लेकर आते हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज से जुड़े वीडियो। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का 4th लेक्चर, जहां हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बारे में, ट्रेड की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में भी जानेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली 1947 में, और 1950s या 1960 का वो 60s का वो दौर था कि जब हम लोग को ट्रेड के बारे में नहीं पता होता था, ट्रेड क्या चीज़ है। यहाँ के जो व्यापारी होते थे उनकी संख्या भी कम थी, और जब ऐसा में सिल्क रूट जो है शुरू हुआ और एशियन कंट्रीज़ को जोड़ने का काम शुरू हुआ, इंडिया धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हुआ। बाद में ईस्ट और वेस्ट साइड को जोड़ने के लिए सी के द्वारा यानी समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए जो सी रूट की शुरुआत हुई, उसको मतलब स्पाइस के लिए बनाया गया, स्पेशली उसको स्पाइस के लिए बनाया गया। उस रूट को उसको धीरे धीरे स्पाइस रूट के भी नाम से जाना जाने लगा। उसका जो है हमारे स्टेट के हिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ा योगदान था। अगर स्पाइस रूट ना होता, हम धीरे धीरे ट्रेड की बारीकियों को कभी सीख ही ना पाते। और यहीं से हमने सीखा कि ट्रेड होता क्या है। हमारे यहाँ जितने भी व्यापारी होते थे वो क्या किए, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना शुरू किए, और वहीं से वो जानने लगे कि हाँ, ट्रेड में है, प्रॉफिट भी है, नाम भी है, सब कुछ है। और यहीं से हमने ट्रेड के बारे में सीख लिया। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ट्रेड है क्या चीज़। ट्रेड refers to buying and selling of goods and services or exchange of goods. Trade is an integral part of commerce. यानी अगर कहीं किसी सामान की बाइंग एंड सेलिंग होती है यानी खरीदारी बिक्री होती है, तो उसको ट्रेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सबसे मेन पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का एक्सचेंज होना, प्रोड्यूसर के हाथ से निकलकर कंज्यूमर के हाथ तक पहुँचना, क्या है, ट्रेड। अब हम बात करते हैं गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड के बारे में। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में। इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर या पार्टिकुलर रीजन या पार्टिकुलर स्टेट या कंट्री, अपने कंट्री के भीतर यानी अंदर जो भी ट्रेड का काम होता है यानी ट्रेड होता है, उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। इंटरनल ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हो सकता है कोई रॉ मटेरियल कहीं उपलब्ध ना हो, यानी उसको जो है वहाँ हो सकता है वो ना मिलता हो, तो जो प्रोड्यूसर होता था वो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके दूसरे रीजन तक पहुँचाता था। इसलिए हमें इंटरनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ी कि ताकि हम अपने एक रीजन से दूसरे रीजन तक उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को पहुंचा सकें जहां उसकी शॉर्टेज है। यानी जैसे कहीं ड्रॉट पड़ गया यानी सूखा पड़ गया, तो मान लीजिए एक स्टेट में ड्रॉट पड़ गया, दूसरे स्टेट के पास भारी मात्रा में स्टॉक है व्हीट या राइस का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर स्टेट में जहाँ ड्रॉट पड़ा है यानी सूखा पड़ा है वहाँ वो भिजवा देगा। तो ऐसे ही क्या था, प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो जहाँ उसकी शॉर्टेज होती थी जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ तक वो उसको पहुँचा देता था। इसलिए इंटरनल ट्रेड काफ़ी अच्छा था अपने कंट्री के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकंड इज रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, छोटा सा हिंट आपको दे दिया, लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी, यानी अगर हम भारी मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं तो वो होलसेल ट्रेड है। इनको बेसिकली होलसेलर के नाम से जाना जाता है। आपने सुना भी होगा कि हाँ भाई साहब होलसेलर हैं, ठीक है। तो उनको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास वैराइटीज़ ऑफ गुड्स थोड़ा कम होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनके पास यही होता है कि इनके पास वैराइटीज़ ऑफ गुड्स यानी
वेरियस गुड्स नहीं होते, अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं होते इनके पास। इनके पास क्या होता है, 2-4 ही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो भारी मात्रा में होते हैं। अब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। इसका हिंट यही है, स्मॉल क्वांटिटी। रिटेल ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी इनके पास क्या होता है, वैराइटीज ऑफ गुड ज़्यादा होती है और क्वांटिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। यानी जैसे आप फॉर्चून शॉप पे जाते हैं तो वहाँ आपको ढेर सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन उनकी जो है जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ा होगी। उनके पास थोड़ा थोड़ा करके हर एक सामान रखा होगा, लेकिन होलसेलर के पास ऐसा नहीं होता। होलसेलर पार्टिकुलर प्रोडक्ट रखता है, 2-4 पार्टिकुलर प्रोडक्ट रख लिया बस। जैसे अगर उसके पास वीट का स्टॉक है तो वो वीट ही रखता है। हो सकता है उसके पास शुगर हो या वीट हो, राइस हो, 2-3 टाइप्स के प्रोडक्ट वो रख लिया, काफ़ी भारी मात्रा में उसने स्टोर करके रखा हुआ है, उसने रिटेलर को दे दिया या रिटेलर को दे रहा है टाइम से, तो वो होलसेल ट्रेड है। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। सो गाइज, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, लेकिन इससे पहले एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पहले क्या हुआ, हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो उतना एक्सपेंड नहीं करती थी, यानी उतना ग्रोथ में हम लोग नहीं चल रहे थे। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो थोड़ा जो है इंक्रीज़ नहीं थी, मतलब इंक्रीज़ नहीं कर रही थी, वो थोड़ा डिक्रीज़ थी, यानी थोड़ा लेस थी। तो उस समय हमें ज़रूरत थी कि हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा इंक्रीज़ करे, उसका ग्रोथ हो धीरे धीरे। और उसी समय हड़प्पन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे सिविलाइजेशन शुरू है जिन्होंने मेसोपोटामिया के थ्रू क्या किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को जो है बढ़ावा दिया, और गोल्ड, सिल्वर, पर्ल, कॉपर, इन सभी का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा चारों तरफ से जो है, और इसने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। एक्सटर्नल ट्रेड यहीं से शुरू हुआ, आप कह सकते हैं यहीं से शुरू हुआ। इसी मतलब हो सकता है और भी कई केसेस होंगे उससे भी शुरू हुआ होगा, लेकिन हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी और उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचने लगा कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में। तो जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ने लगी और हमने इसको अपना लिया कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम थोड़ा स्टॉक बढ़ा कर दें और हम बाहर कंट्रीज़ में या बाहर अदर रीजन में इसको अपने प्रोडक्ट को पहुँचा दें। ठीक है, तो हमने इसलिए एक्सटर्नल ट्रेड इन्वेंट कर दिया। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री, यानी अगर गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है कंट्रीज़ के बाहर, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ को अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो वो काम क्या है, वो ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट, सेकंड इज इंपोर्ट एंड थर्ड इज इंटरपोर्ट। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट क्या है। व्हेन वी सोल्ड द गुड एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्रीज इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट। ठीक, जब हम गुड एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज को सोल्ड करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट क्या होता है, व्हेन वी बाइंग द गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज इंपोर्ट, यानी जब हम फॉरेन कंट्रीज से गुड एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरपोर्ट की। इंटरपोर्ट रिफर टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विद द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी हम अमेरिका से 5 रुपये का प्रोडक्ट लिया और जापान को 7 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये हमारी उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई और 1 रुपये हमें प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, हमने ऐसे कई प्रोडक्ट मंगवाए, हम ऐसे बेचते गए, ठीक है, और हमें वहाँ से भी फ़ायदा होने लगा। तो इंटरपोर्ट का भी बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में, इंटरपोर्ट का भी बड़ा रोल है, एक्सपोर्ट का भी बड़ा रोल है, इंपोर्ट का भी बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं गाइज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। आपसे अगर कोई पूछे कि एड्स टू ट्रेड क्या है तो आप सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, नई नई अभी मिल रही है। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड एक ही है। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, उसको सीधा सीधा बताइएगा भैया इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप उसको बता दीजिएगा कि दोज एक्टिविटीज़ हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी ट्रेड के
इस ट्रेड को स्मूथली रन कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में या फैसिलिटीज़ के बारे में जो एड्स टू ट्रेड प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट, यानी अगर प्रोडक्शन हो रहा है कहीं, कोई प्रोड्यूसर या कोई इंटरप्रेन्योर अगर या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी रीजन का कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सके। ठीक है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो वो कोशिश करेगा हमारा ये स्टॉक जो है ये लॉस में ना जाने पाए, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या करेगा, दूसरे रीजन तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा देगा और जो है वहाँ से वो अर्निंग कर लेगा। तो उससे क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट भी नहीं बेकार हुआ, उसको लॉस भी नहीं हुआ, और दूसरे जो कंज्यूमर थे, नीडी कंज्यूमर थे, जिनको ज़रूरत थी उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की, उनको वो प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों का फ़ायदा हो गया। अब बात आती है कम्युनिकेशन की, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाकर रखता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, यानी जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, प्रोड्यूसर जानेगा कैसे कि कंज्यूमर की नीड क्या है। तो इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाने में भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड हेल्प करता है। ठीक, बैंकिंग, अब हम जानते हैं सेकंड पॉइंट बैंकिंग के बारे में। अगर प्रोड्यूसर सामान को बनाकर यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उसे कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, कंज्यूमर उसे पेमेंट ऑफर करेगा, ठीक, तो उसे वहाँ थेफ्ट का डर होगा यानी चोरों का या और कोई रिस्क रहते हैं। ठीक, तो पेमेंट क्या करेगा, कैश ना करते हुए बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सुविधा को लेगा और उसको पेमेंट ऑफर कर देगा बैंकिंग के थ्रू। अब हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, यानी अगर कोई इंटरप्रेन्योर है, उसके माइंड में बिजनेस का ख्याल चल रहा है, हो सकता है उसके पास उतना कैश या कैपिटल या एसेट्स ना रखा हो, तो वो क्या करेगा, अपने रिलेटिव्स से मिलेगा, हो सकता है उसकी नीड ना पूरी हो पाए, तो अब ऐसे केस में उसे फंड की ज़रूरत रहती है। वो फंड देता कौन है, फाइनेंस फैसिलिटी या फाइनेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स उसे क्या करता है, फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बिजनेस करिए, फंड हम आपको दे रहे हैं। ठीक, उसकी कुछ सिक्योरिटी होती है, कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, वो बात की बात है, उसके बाद में उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, अब है थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी थर्ड पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है, तो उस प्रोडक्ट के टूटने फूटने का डर होता है। ऐसे केस में वो क्या करा लेता है, इंश्योरेंस करा लेता है, और इंश्योरेंस कंपनी उसको आश्वासन देती है, उससे बोलती है कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन करने का काम हमारा, हम बिल्कुल कंपनसेट करेंगे। ठीक, तो इसको कहते हैं इंश्योरेंस। अब बात आती है वेयर हाउसिंग की। जरूरी नहीं कि हमने बिजनेस को शुरू कर दिया तो हमारे पास उतना बिल्डिंग या हमारे पास उतनी ज़मीन हो सकता है ना हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू उसको वेयर हाउसिंग करा देते हैं, यानी स्टोर में रखवा दिए जाते हैं सभी को। ठीक, तो ऐसी फैसिलिटीज़ काफ़ी लाभदायक होती हैं। ट्रेड में इन्हीं फैसिलिटीज़ के कारण जो है ट्रेड आज टिका हुआ है, हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, पूरी इसी पे बेस्ड है हमारी इकोनॉमी। अगर आप सोचिए ट्रांसपोर्ट ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, बैंकिंग ना हो, फाइनेंस ना हो, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब ना हो, सोचिए आप कैसे जी पाएंगे। इतना इजी वे में जितना इजी वे में हमारी लाइफ चल रही है उतना कभी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब ये सब होगा ही नहीं तो हम इसका सीधा जो है लॉस मैन्युफैक्चरर इंटरप्रेन्योर को तो कम होगा, लेकिन कंज्यूमर को ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत हुई, हमने प्रोड्यूसर से संपर्क किया एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। ठीक, हमने उस प्रोडक्ट को मंगवा लिया अपने घर पर बैठे बैठे, हमें डिलीवरी चार्जेस कहीं हो सकता है पे करने पड़ जाए, कहीं तो वो भी कंपनसेट हो जाता है। ठीक, तो वेयर हाउसिंग वगैरह और इन सभी फैसिलिटीज़ की जो है ज़रूरत हमें हर बार हर टाइम रहती है, और इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लाइफ में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो है क्या होता है, ये ट्रेड में जितना हेल्प करती हैं उससे ज़्यादा हेल्प हम लोग को करती हैं। ठीक, तो इनका होना ज़रूरी है। अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम क्या होता है, लोगों को नॉलेज देना, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नॉलेज देना। क्या होता है, हम लोग एडवर्टाइजिंग का नाम सुने तो हम जान गए हाँ कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है किसी चीज़ का, लेकिन गाइज हम लोग कॉमर्स में हैं, हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स और पैशन जैसे अच्छे चैनल पर पढ़ रहे हैं,
स्टडी कर रहे हैं तो हमें एडवर्टाइजिंग की अच्छी डिफिनीशन या स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग होता क्यों है। तो ये क्यों होता है, ताकि लोगों को नॉलेज दी जा सके न्यू न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में कि इस प्रोडक्ट के फीचर क्या है, कैसा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब काम, इन सब का काम किसका है, एडवर्टाइजमेंट ब्रांच का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेलिब्रिटीज़ को वो लोग पेमेंट ऑफर करते हैं कि आप आइए हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करिए, हम आपको पेमेंट ऑफर करेंगे, आप उनको इस प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताइए, यानी कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनको पता चले, वो हम तक आए, हम उनको प्रोवाइड करेंगे क्या, प्रोडक्ट जो उनको नीड होगी, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा सका, किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जब एडवर्टाइजिंग हुई तो कंज्यूमर किसके पास पहुंचा, प्रोड्यूसर के पास पहुंचा, और उसने उनसे अपनी जो है बताया, अपना व्यू एंड ओपिनियन दिया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, आप इसके फीचर के बारे में बताइए, इसके बारे में मतलब सब कुछ हमें डिटेल में समझाइए। उसने समझाया, हो सकता है कंज्यूमर के समझ में आ जाए, उसे अच्छा लग जाए तो वो ले लिया, ठीक। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग का जो है, एडवर्टाइजिंग काफ़ी अच्छा रोल जो है हमारे लाइफ में अदा करता है। तो एडवर्टाइजिंग काफ़ी अच्छा है। तो गाइस हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। अगर आपको स्क्रीनशॉट मतलब नोट्स बनाना हो, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स को बना सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, या जैसा मैं बता रहा हूँ आप सुनकर नोट्स बना सकते हैं, आपको जैसा मन करे आप वैसा काम कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल कॉमर्स और पैशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सो गाइस हमने इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश की। हमने आपको ट्रेड के बारे में बताया और सभी चीज़ों के बारे में बताया, और हर वीडियो के तरीके मैं इस वीडियो में भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके रिलेटिव्स में, भाई बहन में अगर कोई भी हो 11th में अभी जल्द ही गया हो और उसने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की हो, तो हमारे चैनल कॉमर्स और पैशन के बारे में उसे सजेस्ट करिए कि वहाँ उनकी प्रॉब्लम को हम अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेंगे। हम लोग सब लोग बैठकर उसका सलूशन निकालेंगे। इसी कामना के साथ मैं वीडियोस को बनाता हूँ ताकि आप लोग तक जो है पहुँचा सकूँ वीडियोस, और आपको नॉलेज दे सकूँ। तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो भी मुझे पता है बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, जो भी मुझे पता है मैं आप तक पहुंचा सकूं, आपकी प्रॉब्लम जो भी उसको मैं सॉल्व कर सकूं। इसलिए मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म, कॉमर्स और पैशन, जो कि एक चैनल नहीं, एक लोगों को, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जोड़ने की एक मुहिम है। बिल्कुल आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होइए। सभी को सजेस्ट करिए कि चैनल अभी नया है, थोड़ा सा हाँ ये है, थोड़ी सी गलतियाँ हैं मेरी, थोड़ा कभी या गलत बोल जाऊँ या कुछ ऐसा जो है बोल जाऊँ तो हो सकता है, उसके लिए मुझे आप लोग क्षमा करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कॉमर्स और पैशन जल्दी ही लेकर आने वाला है एक ऐसा फीचर जहाँ हम लेकर आएंगे आपके लिए फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जितना ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे हम भी उतने अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है लाइटनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, ऑडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम इसको जल्दी ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाए, ठीक। तो आने वाली वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। NCERT बेस्ड वीडियो मेरी आने वाली है। स्पेशल लेक्चर फॉर कॉमर्स जो हम वीडियो लेकर आए थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मैंने वीडियो को जो है देखा, वो वीडियो थोड़ा सा स्पेसिफिक ढंग से नहीं बन पाई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अगर अब ऐसा भी नहीं, वीडियो ठीक बनी है, अगर आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे तो काफ़ी देर तक वीडियो मतलब आप पढ़ सकेंगे उस पर अच्छे से। मैंने सब कुछ बताया है, हाँ ये है, थोड़ा सा जल्दी नहीं बोला हूँ, धीरे धीरे बोला हूँ, तो आप लोग आराम से उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में जहाँ हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा वीडियो को एंड